Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप का लोड देखा था। पेपर मिल लोड, हॉइस्ट लोड, डिफरेंट टाइप के लोड्स देखे थे। लोड का टॉर्क टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। ठीक है, मैंने बताया था कि लोड्स हम लोग अभी तक जो डिस्कस करते थे इलेक्ट्रिकल में, दैट वाज रिगार्डिंग आरएलसी। बट इन केस ऑफ ड्राइव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क के हिसाब से लोड्स जो हैं वो क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे कि पेपर मिल लोड हो गया, हॉइस्ट लोड हो गया, ट्रैक्शन लोड हो गया, कांस्टेंट पावर लोड हो गया। तो अलग अलग टाइप के लोड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लोड टॉर्क, क्योंकि जैसा उनका लोड टॉर्क होगा वैसा ही उनका उस टाइप का मोटर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लोड। क्योंकि तुम लोग का यूटिलाइजेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग को ड्राइव्स के बारे में नहीं पढ़ना है। जस्ट थोड़ा थोड़ा है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड और उनके जो मोटर टॉर्क होंगे वो कैसे होंगे। टॉकिंग अबाउट ट्रैक्शन लोड, जो कि जिसके बारे में तुम लोग का एक सेकेंड मॉड्यूल जो है वो ट्रैक्शन के ऊपर ही है। Talking about the traction load, load torque, speed torque characteristics of a traction load is something like this. कुछ इस तरीके का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन केस ऑफ ट्रैक्शन लोड। यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि एट ज़ीरो स्पीड द स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी हाई, जो कि तुम लोग को पता है कि ट्रैक्शन लोड में ये तुम लोग को मालूम होगा कि डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते थे because of the high starting torque. In case of the starting period, जब speed ज़ीरो होती है उस टाइम पे the inertia of the entire load is very high, जिसकी वजह से बहुत high starting torque चाहिए होता है to initiate the speed of the traction load। और जैसे ही स्पीड जो है वो बढ़ता है, जैसे ही एक स्टार्टिंग टॉर्क से स्पीड बढ़ना शुरू होता है, तुम्हारा लोड टॉर्क जो है वो डिक्रीज होगा। इट विल रीच टू सर्टेन मिनिमम वैल्यू और उसके बाद फिर से डिपेंडिंग अपॉन द लोड, लोड जैसे बढ़ेगा वैसे टॉर्क बढ़ेगा और वैसे स्पीड बढ़ेगा। सो दिस इज द कर्व ऑफ ट्रैक्शन लोड। ये कई एग्जाम्स में डायरेक्टली कर्व दिया रहता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने दो कर्व और देखा था, पावर हाई हाई स्पीड हॉइस्ट का और कंप्रेसर्स का। तो कंप्रेसर्स का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स था मैंने बताया था, दैट इज इन दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, राइट। तो इस तरीके का तुम्हारा टीएल था इन केस ऑफ फैंस एंड कंप्रेसर्स, राइट। उसी तरह हॉइस्ट के लिए हम लोगों ने देखा था, हॉइस्ट में भी
हमारा विस्कस और फ्रिक्शन टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम एट ज़ीरो स्पीड एट ज़ीरो स्पीड हमको एक स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। उसके बाद बाय ओवरकमिंग दिस स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू होता है। सो दिस इज़ फॉर होइस्ट टाइप लोड। राइट। सो ये तुम्हारा 3 तरीके का लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, टॉर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लोड ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क्स। Now, as we were talking about the traction load, because of heavy mass, static friction near the zero speed is large. ट्रैक्शन लोड का जो हमने टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई मास एट ज़ीरो स्पीड स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, नेट टॉर्क एट ज़ीरो स्पीड इज ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एट ज़ीरो स्पीड, तो नेट टॉर्क जो भी होगा एट ज़ीरो स्पीड इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एट फाइनाइट स्पीड स्टिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन को स्टिक्शन भी बोला जाता है। एट फाइनाइट स्पीड, एक स्पीड के साथ जब तुम्हारा ट्रैक्शन लोड स्टार्ट हो जाएगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा विंडेज और विस्कस, उसके बाद हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम डोमिनेट करने लगेगा, क्योंकि मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आ जाने के बाद आफ्टर coming into motion, windage and viscous friction dominates। ओके, तो जब तक मोशन में नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन डोमिनेट कर रहा है, एक बार मोशन में आ जाएगा उसके बाद विंडेज और विस्कस फ्रिक्शन डोमिनेट करने लगेगा। ड्यू टू लार्ज स्टैटिक फ्रिक्शन, मोटर टॉर्क रिक्वायर्ड एट स्टार्टिंग टॉर्क इज मच लार्जर। ये सब तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एट स्टार्टिंग, इन केस ऑफ ट्रैक्शन लोड, स्टार्टिंग टॉर्क इज, in case of traction load, starting torque must be high. Starting torque must be high। और ये डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर से डिराइव किया जाता है। राइट। नाउ और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रैक्शन लोड की, वो हम लोग सेकेंड मॉड्यूल में और देखेंगे, मतलब डिटेल्स में। सेकेंड मॉड्यूल में तुम लोग को ट्रैक्शन पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स देख रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स देख रहे हैं। नाउ दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ लोड। फोर्थ टाइप ऑफ लोड। पहला हमने पेपर मिल देखा था, उसके बाद फैन और कंप्रेसर देखा था, हॉइस्ट देखा था, ट्रैक्शन देखा। Now the last type of load is constant power load or coiler drives। The last type of loads is constant power load। मैम वाइट बैकग्राउंड ही रहने दीजिए ना। ओके। Fifth type of loads is constant power load or coiler drives। Okay, now
the developed power is nearly constant at these type of drives. जो भी power developed हो रहा है is constant, टॉपिक से ही पता चल रहा है, is constant at all speeds. Is constant at all speeds. So the speed torque characteristics is like this. It is a hyperbola. ठीक है. It will decrease with the increase of load torque because power is constant. Torque into omega is equal to power. This is constant, so torque will be proportional to power divided by speed. So you will get a hyperbola like this. The load torque which have the potential to drive the motor under equilibrium condition are called active load torque. Load torque which has the potential of driving a motor under equilibrium condition are called active load torque. ठीक है. कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज एन एक्टिव लोड टॉर्क. So such load torque retain their sign when the direction of the drive rotation is changed. For example, gravitational force, tension, compression. Even though the suppose ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई पुली जो है वो पुली ऊपर जा रही है नीचे जा रही है. इफ़ यू टॉक अबाउट द लिफ्ट्स, तो लिफ्ट में क्या हो रहा है, एक बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, एक बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर में जाते हैं. मतलब नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. बट द टॉर्क्स विच keep their sign intact even though the sign of the load torque is changing, that type of torques are known as load torque, active load torque. And load torque which always oppose the motion and change their sign on reversal of the motion are called passive load torques. ठीक है. जिनका साइन जो है विद द चेंज ऑफ द साइन ऑफ द लोड टॉर्क चेंज होता है उसको बोलते हैं पैसिव लोड टॉर्क. So passive load torques are the torques मैम अलाउ कीजिए ना. इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग. बार बार जाना पड़ता है स्क्रीन चेंज करके. तुम लोग 15 मिनट में ज्वाइन कर लिया करो. टॉर्क्स विच ऑलवेज अपोज the motion and change their sign on reversal of motion are called passive load torques. For example, friction. ऑब्वियसली हमेशा फ्रिक्शनल टॉर्क जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लोड टॉर्क के, तभी तुम्हारा जो मतलब मोशन है वो आ सकता है. ठीक है. एग्जाम्पल फ्रिक्शन, विंडेज, कटिंग एटसेट्रा. और इसका एग्जाम्पल था ग्रेविटेशनल टॉर्शन एटसेट्रा. इसका एग्जाम्पल था ग्रेविटेशनल
gravitational torque, torsion, etc. Okay, so these are some load torque characteristics जो हमने देखा. Now there comes a term called steady state stability. ठीक है. स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी. तुम लोग ने स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में पावर सिस्टम में भी पढ़ा होगा कई बार कि व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, अचीव कैसे किया जाता है इन केस ऑफ पावर सिस्टम. सो इफ वी सी इन केस ऑफ ड्राइव्स, बेसिकली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बने रहने को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हैं. ठीक है. So this is motor torque, this is the load torque and this is the point of equilibrium जहाँ पर motor torque is equal to load torque. तो इसको हम बोलते हैं point of equilibrium. ठीक है. Now you see कि इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी जो है वो कैसे शिफ्ट होगी. सपोज स्पीड जो है मोटर का वो इस तरीके से चेंज हो रहा है. ठीक है. इस ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है. ओके. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी स्टेबल व्हेन इंक्रीज इन स्पीड causes load torque to exceed the motor torque. ठीक है. अगर स्पीड हमारा बढ़ता है तो लोड टॉर्क बढ़ना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मोटर टॉर्क. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड हम जब इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज पहला स्पीड ओमेगा एम ज़ीरो था, अभी स्पीड ओमेगा एम वन हो गया है. नाउ इफ़ यू सी एट ओमेगा एम ज़ीरो, लोड टॉर्क ये है, मोटर टॉर्क ये है. ठीक है. दोनों इक्वल नहीं है बट लोड टॉर्क इज लेस देन मोटर टॉर्क एट ओमेगा एम ज़ीरो. राइट. आफ्टर द स्पीड रीचेज एट ओमेगा एम वन, अभी क्या हो रहा है, ये हमारा लोड टॉर्क है, मोटर टॉर्क है, और ये हमारा लोड टॉर्क है. सो जब भी स्पीड इंक्रीज होगा, जो लोड का टॉर्क होगा दैट हैज़ टू इंक्रीज टू ओवरकम द मोटर टॉर्क. अगर इंक्रीज नहीं होता है तो तुम सोचो स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारा लोड टॉर्क इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा जो मोटर है वो इनफाइनाइट स्पीड में और आगे बढ़ता चला जाएगा. तो विद इंक्रीज ऑफ स्पीड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कि हमारा लोड टॉर्क जो है वो भी बढ़े. तो इस केस में देखो, जैसे स्पीड ओमेगा एम ज़ीरो से ओमेगा एम वन पे जा रही है, तुम्हारा मोटर टॉर्क से लोड टॉर्क जो है वो ज़्यादा हो गया है. ठीक है. ज़्यादा हो गया. यहाँ पर इस पोजीशन पे कम था, इस पोजीशन पे लोड टॉर्क वाज लेस देन मोटर टॉर्क, बट एज द स्पीड हैज़ इंक्रीज, लोड टॉर्क इंक्रीज होकर के यहाँ पहुँच गया है. नाउ द लोड टॉर्क इज ग्रेटर देन द मोटर टॉर्क. राइट. मोटर टॉर्क यहाँ से इंक्रीज होकर के यहाँ गया और लोड टॉर्क यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ गया है. तो एज द स्पीड increases from omega m0 to omega m1, load torque increases, hence equilibrium is maintained. ठीक है. सो यू माइट गेट सर्टेन ग्राफ्स जिसको देख करके तुमको बताना होगा कि वेदर दिस ग्राफ शोज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और नॉट. जैसे कि ये जो ग्राफ है, दिस क्वालिफाइज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी कंडीशन, क्योंकि विद इंक्रीज इन स्पीड लोड टॉर्क बढ़ेगा, विद डिक्रीज इन स्पीड लोड टॉर्क घटेगा मोटर टॉर्क से. सो दिस पॉइंट ए
qualifies the steady state stability condition. If we talk about some different graph, suppose कि ये है हमारा टॉर्क, तुमको बस यही ध्यान देना है कि DTL divided by d omega m should be greater than dt divided by d omega. मतलब कि लोड टॉर्क with respect to change in speed should be greater than motor torque with respect to change in speed for steady state stability. Right? So suppose I draw a second graph जिसमें ये है T और ये है हमारा TL, ये है पॉइंट B. देख के बताओ जरा कि whether this B is a point of equilibrium or not. Suppose I increase the speed from omega 0 to omega 1. इसको आगे बढ़ा लेना बस. बताओ जरा, कोई भी बता सकता है, एनीबडी. जस्ट यू हैव टू सी द ग्राफ देख करके बताने हैं. एनीवन? सी, अभी इस पॉइंट पे हमारा ये है मोटर टॉर्क, दिस इज द लोड टॉर्क. ठीक है, यहाँ पर लोड टॉर्क है, ये मोटर टॉर्क है. इसको एक्स एक्सिस में देखोगे तो ऑब्वियसली लोड टॉर्क इज हायर देन द मोटर टॉर्क. मोटर टॉर्क से लोड टॉर्क ज़्यादा है. जब हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस इज योर मोटर टॉर्क. मोटर टॉर्क इस एक्सिस में बढ़ रहा है, इस स्केल के साथ बढ़ रहा है. सो दिस इज योर मोटर टॉर्क. और यहाँ पे कहीं हमारा आएगा लोड टॉर्क जो कि स्पीड के साथ कोइंसाइड करेगा. तो दिस विल, लोड टॉर्क विल चेंज लाइक दिस एंड कोइंसाइड विद द स्पीड लाइक यहाँ पे इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे देखो, व्हेन द स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड लोड टॉर्क हैज़ बिकम लेस देन द मोटर टॉर्क. अब तुम्हारा लोड टॉर्क ये है और मोटर टॉर्क ये है. ठीक है, एम आई ऑडिबल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, आपका थोड़ा बफरिंग भी हो रहा था. अभी थोड़ा आवाज कट रहा था मैम. अभी आवाज कट रहा था मैम थोड़ा. अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है मैम. एक मिनट रुको, मुझे नेटवर्क चेंज करने दो. ये वाला जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. एक मिनट दो, मुझे नेटवर्क चेंज करने दो, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा तो. ठीक है, वैसे अभी तो सही आ रहा है नेटवर्क. ओके, आवाज आ रही है तो यस मैम अभी आ रही है. मैं तुम लोग ने ये वाला पोर्शन समझ लिया था या ये भी फिर से डिस्कस करो? ये वाला समझ लिए थे मैम, लेकिन मैम इसमें एक चीज समझ नहीं आ रहा. हाँ हाँ जैसे कि लोड तो मोटर से कनेक्टेड होता है, तो हाँ. मोटर को तो ज्यादा पावर लगेगा ना लोड को घुमाने में. तो फिर लोड का टॉर्क मतलब मोटर का फिर टॉर्क ज्यादा कैसे होगा स्टार्टिंग में लोड से? नहीं देखो, तुम्हारा जो लोड है, एक लोड है, तुमने लोड वेरिंग है. ठीक है, लोड पहले वेरी करेगा, मोटर टॉर्क बाद में वेरी करेगा. ठीक है, लोड वेरिंग है तुम्हारा, तुमने जो लोड दिया उस हिसाब से तुम्हारा मोटर जो है वो एक स्पीड पर एक मोटर पे मोटर टॉर्क लगा और टॉर्क के बाद एक कांस्टेंट स्पीड पे मोटर ऑपरेट कर रहा था. नाउ सपोज सडनली तुम्हारा लोड जो है वो डिक्रीज हो गया.
ठीक है। लोड डिक्रीज जैसे ही होगा तुम्हारा मोटर जो है वो, मोटर का स्पीड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, लोड जैसे ही डिक्रीज होगा, क्योंकि मोटर तुम्हारे कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट कर रहा था, मोटर का स्पीड जो है वो बढ़ेगा। नाउ दिस स्पीड हैज़ टू कम टू एन इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोड घटता चला जाए, स्पीड बढ़ता चला जाए, तो तुम्हारा मोटर जो है वो उसका जो रेटेड स्पीड है उससे बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर रीचिंग एन इक्विलिब्रियम तुम्हारा अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, सपोज फॉर सर्टेन रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, तो लोड टॉर्क शुड इंक्रीज सो दैट कि तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम पे तुम्हारा मोटर और लोड जो है वो आ जाए। नहीं तो अगर स्पीड इंक्रीज होता गया, लोड कम होता गया, तो तुम्हारा जो एक मतलब एक फ्री फॉल होता है ना, जैसे कि तुम्हारा मोटर जो है वो फ्री फॉल रीजन में चला जाएगा और वो फिर वहाँ से कभी वापस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा लोड और मोटर जो है वो बैलेंस कंडीशन में एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, इसी का रिवर्स में अगर सोचो कि तुम्हारा लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है तो स्पीड तुम्हारा घटेगा। ठीक है, स्पीड घटेगा तो मोटर को टॉर्क जो देना होगा वो और ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। ठीक है, और टॉर्क देना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लोड बढ़ता चला जाए, स्पीड घटता चला जाए। मोटर टॉर्क का एक रेटेड वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा तुम उस मोटर को नहीं, उस रेटेड टॉर्क से ज़्यादा तुम उस मोटर को नहीं चला सकते हो, राइट। तो सपोज इफ द स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या है कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना, तो लोड को कम करो। ठीक है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब लोड को कम करो। समहाउ मोटर इज नॉट बीइंग एबल टू गिव दैट मच अमाउंट ऑफ टॉर्क। समझ में आई मेरी बात? यस मैम, अब आ गया। ठीक है, तो मैं ये वाला तो तुम लोग समझ लिए थे। मैं सेकेंड ग्राफ मैंने बनाया था जिसमें मैं पूछ रही थी कि वेदर बी इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है, बी इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉट। तो अभी देखो, दो स्पीड मैंने बनाया, एक ओमेगा m0, एक ओमेगा m1। अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि TL और TM का वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखो, TL इज ग्रेटर देन मोटर टॉर्क एट ओमेगा m0, TL is greater than motor torque, right? Now we have increased the value of speed. Speed increase हो गया suppose ओमेगा m1 से। तो ओमेगा m1 से जैसे ही स्पीड इंक्रीज होगा, इस दो पॉइंट पे कट करेगा इस कर्व्स को। लोड टॉर्क को यहाँ कट कर रहा है, मोटर टॉर्क को यहाँ कट कर रहा है। तो अब देखो, जैसे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, लोड टॉर्क की वैल्यू घट रही है, मोटर टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है। अगर ऐसा हुआ, इन केस अगर ऐसा होता है, तो लोड टॉर्क की वैल्यू अगर घट जाएगी, मोटर टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो स्पीड फिर और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सपोज और ऊपर जाकर के फिर लोड टॉर्क की वैल्यू और कम हो जा रही है, तो स्पीड और इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर स्पीड किसी वजह से बढ़ता है तो हमारे सिस्टम को क्या करना चाहिए, वापस लेकर के आना चाहिए और एक कांस्टेंट स्पीड पे या एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपने मोटर और लोड को चलाना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि फॉर अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर अ स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लोड टॉर्क with respect to speed should be greater than motor torque with respect to speed. With increase in speed, load torque should be higher than the motor torque. ठीक है, तो कोई भी ऐसा तुम लोग को अगर ग्राफ बना करके देगा, एक्चुअली गेट वगैरह में भी कभी कभी ऐसे पूछते हैं ये लोग, ग्राफ बना देंगे और पूछेंगे कि वेदर दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है, so suppose this is omega m, this is torque and I draw a curve like this। ठीक है, ये पॉइंट C है। तुमको सबसे पहले ध्यान देना है इन दोनों में से कौन सा लोड टॉर्क है, कौन सा मोटर टॉर्क है। ठीक है, तो दिस इज लोड टॉर्क एंड दिस इज मोटर टॉर्क। सो यू कैन अगेन चेंज द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड चेक कि लोड टॉर्क कहाँ जा रहा है विद चेंज ऑफ स्पीड और मोटर टॉर्क कहाँ जा रहा है विद चेंज ऑफ स्पीड। तो तुमको डायरेक्टली बाय दिस इक्वेशन और जो मैंने समझाया अभी उससे समझ में आ जाएगा कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो C पे रीच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है,
सो दिस वाज अबाउट ड्राइव्स में देखो तुम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा स्टार्टिंग स्टार्टिंग ब्रेकिंग और स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक है, मशीन में। तो प्लगिंग वगैरह ब्रेकिंग जो है मैं तुम लोग को नोट्स दे दूंगी, नोट्स से एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। नाउ लेट अस सी टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें तुम लोग का न्यूमेरिकल है, विच इज़ लोड इक्विलाइजेशन, फ्लाई व्हील्स एंड लोड इक्विलाइजेशन। let me share the screen. See, फर्स्ट मॉड्यूल में तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड देयर पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ ड्राइव्स ये पढ़ना था, ठीक है। और फिर मोटर इनक्लोजर बियरिंग ट्रांसमिशन ड्राइव्स ये सब, ये एक्चुअली ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें मेरे पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम लोग को एक हेल्प दे मतलब हिंट देती हूँ। सी जो तुम लोग से मैंने गूगल क्लासरूम में जो मटेरियल शेयर किया है, 2 बुक्स हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट बुक इज़ दिस वन, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स बाय केपी पिल्लई है। तो इसमें चैप्टर नंबर 10 में जाना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। के पिल्लई की एक बुक है जो मैंने तुम लोग को गूगल क्लासरूम में शेयर किया है, उसमें चैप्टर नंबर 10 में जाना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जस्ट यू हैव टू डू अ रीडिंग, एक बार इसको बस रीडिंग लगा लो। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड तुम्हारे ड्राइव्स के बारे में मेंशन्ड है। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टील मिल्स है, रिवर्सिंग हॉट रोलिंग मिल्स है, सारा मतलब ये बेसिकली इसमें सिर्फ थ्योरी है मतलब कि किस टाइप के ड्राइव के लिए कौन सा टाइप का मोटर यूज़ होगा, बस तुमको ये देखना है। जैसे यहाँ पे देखो वॉर्ड लिनर सेट दिया हुआ है, वॉर्ड लिनर इग्नस सेट कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइव्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्स। तो बस एक बार इसको पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। तुम्हारे कोर्स में जो है, कोर्स में देखो शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, पेपर एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। कोल इंडस्ट्री भी होना चाहिए, शायद नहीं, अच्छा। चॉइस ऑफ मोटर यूज्ड इन ऑल दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नाउ मोटर यूज्ड इन, हाँ, माइनिंग ऑपरेशन भी है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 10 है ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का, इस चैप्टर में सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइव्स दिए हुए हैं। इफ़ यू सी देखो नीचे शायद कोल इंडस्ट्री भी होगा, सीमेंट मिल्स है, रोलिंग मिल्स ऊपर था, पेपर मिल भी होगा इसमें, नीचे दिया हुआ था, हाँ। सी दिस इज शुगर मिल। तो सी जैसे कि फॉर एग्जांपल इन शुगर मिल a centrifugal force is used to separate out the sugar crystal from the syrup by the action of centrifugal forces. So बेसिकली शुगर मिल में शुगर कैसे बनता है, लिक्विड फॉर्म में शुगर, वहाँ पहले तो गन्ना पहुँचाया जाता है, गन्ने से लिक्विड निकाला जाता है, फिर लिक्विड को क्रिस्टलीफाई किया जाता है, राइट। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो मेन पार्ट इस पे मतलब ये करता है, फॉर्म करता है, जिसकी वजह से, जिसकी फोर्सेस से तुम्हारा जो क्रिस्टल जो है वो सेपरेट होता है सिरप से। So the duty cycle of the centrifugal motor is shown in the figure, ठीक है। With time this is the speed or RPM of the motor which has to operate in sugar mills. तो इसमें एक्चुअली ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ अगर बोलूँगी मैं तो ये रिमेम्बरेंस की है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्स जो है वो किस तरीके के टॉर्क या किस तरीके के स्पीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करती है, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट जो चाहिए वो उस प्रोडक्ट के हिसाब से अपने मोटर को ऑपरेट करना है, राइट। तो दिस इज़ द स्पीड विद टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शुगर मिल। अब देखो विद टाइम जो है 20 आवर्स, 40 आवर्स, 60 आवर्स, 80 आवर्स ऐसे करके ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये ड्यूटी साइकिल मतलब कि विद स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, और
इसी ड्यूटी साइकिल पे तुम्हारा जो मोटर है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है, अभी देखो आरपीएम जो है, द स्पिनिंग एट स्पीड अबाउट 1000 आरपीएम, यानी कि इस मोटर के लिए जो कि शुगर मिल में यूज़ होगा, वी डू नॉट नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ RPM, but the centrifugal forces which are given by the motor should be good, should be so good that the crystals are separated out by the syrup. तो ये ऐसे ही करके, जैसे ये शुगर मिल के बारे में हो गया, वैसे ही दूसरे 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 जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 ऑफ बुक ड्राइव्स बाय केपी पिल्लई। तो एक बार इसको देख लो, इन केस अगर इसमें कुछ जहाँ पर देखो जैसे कोल ड्रिल्स के बारे में भी दिया हुआ है, माइनिंग ड्रिल्स के बारे में। ठीक है, कि माइनिंग ड्रिल्स में जो मोटर ऑपरेट करते हैं फॉर ड्रिलिंग आउट द कोल फ्रॉम द ग्राउंड, वो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किस टाइप के मोटर्स होते हैं। तो ये सारा सिंपली एक पढ़ के तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई इसमें पढ़ाने वाली बहुत ऐसा चीज़ नहीं है। जो पढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ साइज लोड इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं डिस्कस करती हूँ क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। ठीक है, सो इसके पहले वाला जो पोर्शन है मॉड्यूल 1 में, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड देयर मोटर्स, ये चैप्टर नंबर 10 से पढ़ना from the book KP Pillai. In case you have any problem, you can let me know. ठीक है, now let us go to the function of flywheel in case of drives. तो देखो, पहला तो होता है कि लोड इक्विलाइजेशन क्या होता है। सो लोड इक्विलाइजेशन या लोड फ्लक्चुएशन, नाम से तुमको पता है फ्लक्चुएशन यानी कि आइदर द लोड इज इंक्रीजिंग सडनली और द लोड इज डिक्रीजिंग सडनली। ठीक है, तो इस फ्लक्चुएशन को हम क्या करना चाहते हैं, हम कम करना चाहते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर लोड फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका असर जो है मोटर पे पड़ता है। जो मोटर उस लोड को ड्राइव कर रहा है उसका या तो उसका जो करंट है, स्टार्टिंग करंट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। मोटर का जो रेटेड स्पीड है उससे ज़्यादा करंट रेटेड करंट जो उसका है उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। या अगर स्पीड बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है तो रेटेड करंट से कम हो जाएगा, तो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो मोटर जो है वो हमिंग साउंड करेगा। तो बेसिकली हम लोड को इक्वलाइजेशन पोजीशन पे रखते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं, होना देना चाहते हैं मतलब। लेकिन इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या होता है कि जैसे कि शुगर मिल की हम बात करें तो स्टेप्स में हमारा स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। पहले 200 है, 200 से कहाँ गया, सो 200 से 750 आरपीएम हुआ, 750 से 1000 आरपीएम हुआ। तो स्टेप्स में हमारा जो है लोड वो है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, लोड इज चेंजिंग। तो इस फ्लक्चुएशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अ फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील कुछ नहीं, मोटर के शाफ्ट के साथ लगा हुआ एक मेटालिक व्हील है जिसका इनर्शिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्पीड को सडनली चेंज नहीं होने देता है। नाम व्हील दिया हुआ है ना, तो इट इज़ नथिंग बट अ व्हील जो कि मोटर के शाफ्ट के बीच में, मोटर और लोड के शाफ्ट के बीच में लगा रहता है। और मेटालिक व्हील होता है जिसका इनर्शिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, विच विल नॉट अलाउ सडन फ्लक्चुएशन इन द लोड। ठीक है, और इसका इनर्शिया कितना होना चाहिए, किस टॉर्क के लिए कितना बड़ा व्हील लगाना है, यही हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि व्हील लगाने से हमारा इनर्शिया तुम सिस्टम में बढ़ा रहे हो। इनर्शिया जब तुम सिस्टम में बढ़ा रहे हो तो तुमको वो स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड रीच करने के लिए भी तुमको ज़्यादा मोटर टॉर्क देना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि बहुत प्रिफरेबल है किसी भी सिस्टम में जहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है फ्लाईव्हील लगा दो, ऐसा नहीं है। फ्लाईव्हील का भी एक साइज़ होना चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि कितना बड़ा या कितने इनर्शिया का फ्लाईव्हील हम लगाएंगे, सो दैट कि तुम्हारा लोड भी हैम्पर ना हो, लोड का
लोड में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम्हारा काम भी हो जाए, फ्लक्चुएशन में तुमको हेल्प मिले। ठीक है। So the load fluctuation take place in many of the industrial drives such as rolling mills, planing machines, presses, reciprocating pumps, where the load on the motor varies widely within a span of few seconds. ठीक है। load fluctuation in a span of few seconds. The sudden peak and load requires very large current from the supply, which results in high voltage drop in the system, or alternatively would require very large size of cables। ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हारा मोटर कहीं लगा रहता है, लोड कहीं रहता है, ऐसा नहीं। अब जैसे तुम लोग लैब में देखते हो कि हम लोग डायरेक्टली कपल कर देते हैं लोड को मोटर के साथ, ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता। इंडस्ट्री में लोड कहीं लगा रहता है, मोटर कहीं लगा रहता है। जैसे तुम घर ही में देखो तो मोटर कहीं तुम्हारा लगा होगा, पानी जो है पंप का वो ऊपर टंकी तक जा रहा है। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा लोड कहाँ है और मोटर कहाँ है, सेम जगह ज़रूरी नहीं होता है। तो उनको ड्रॉ करने के लिए केबल्स की ज़रूरत होती है, और अगर हाई करंट ड्रॉ कर रहा है तुम्हारा मोटर तो हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो साइज़ ऑफ केबल होगा वो भी ज़्यादा ज़रूरी होगा। So it is very essential to smooth out the fluctuating load, which is known as load equalization। इस fluctuating load को हम लोग smooth out करना चाहते हैं, and this is known as load equalization। The load equalization involves the storage of energy during the off peak period and gives out during the peak load period। यानी कि ये जो फ्लाई व्हील है जिसको हमने कनेक्ट किया है अपने शाफ्ट के साथ, जब हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है या जब हमारा लोड कम हो रहा है, उस टाइम पे ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा, और जब रिक्वायर्ड होगा यानी लोड जब बढ़ेगा तो ये स्टोर्ड एनर्जी को लोड को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जैसे कि तुम अगर कैपेसिटर की बात करो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, तो किसी भी सिस्टम में अगर कैपेसिटर लगा रहता है तो कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अपने अक्रॉस स्टोर करता है। और अगर सिस्टम से सप्लाई हट गया है, सपोज यू हैव क्लोज द सप्लाई या स्विच ओपन हो गया या कुछ ऐसा कंडीशन है, तो कैपेसिटर पावर डिलीवर करता है अंडर दैट सिचुएशन, राइट। तो सिमिलर काम जो है हमारा फ्लाई व्हील भी करता है। फ्लाई व्हील बीइंग अ मैकेनिकल ड्राइव, ये इनर्शिया के फॉर्म में अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, जे ओमेगा स्क्वायर, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में, और ऑफ पीक पीरियड में स्टोर करता है और पीक पीरियड में डिलीवर करता है। ठीक है। So load equalization process is commonly achieved by means of a flywheel। A flywheel is nothing but a big wheel that is mounted on the shaft of the motor. If the speed of the motor is not to be reversed, or a heavy rotating body that acts as a reservoir for absorbing the redistributing stored energy, is also known as flywheel। Now अगर speed of the motor has not to be reversed, in that condition हम लोग flywheel जो है वो use करते हैं। ठीक है। So this is the diagram of a flywheel। This is a smaller flywheel। ये एक बड़ा flywheel है जिसमें ऐसे fans type तुमको दिख रहा है। Now ये है हमारा speed torque with characteristics with respect to time। अगर सपोज कि ये हमारा मोटर टॉर्क है, दिस इज ये जो स्टेप्स में दिख रहा है ये लोड टॉर्क है, और ये जो ट्रेपेजॉइडल दिख रहा है दिस इज द मोटर टॉर्क। ठीक है। सो यू आर गेटिंग अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट विद हेल्प ऑफ मोटर टॉर्क एंड विद रिस्पेक्ट टू लोड टॉर्क। फ्लाई व्हील क्या करेगा, ये जो चेंज है ना इतना ज़्यादा, तुमको फ्लक्चुएशन दिख रहा है यहाँ पे, मोटर टॉर्क जो है वो स्टेप्स में चेंज हो रहा है, सॉरी लोड टॉर्क जो है वो स्टेप्स में चेंज हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो रहा है, फिर सडनली कुछ टाइम के बाद सडनली इंक्रीज हो रहा है, फिर सडनली डिक्रीज हो रहा है। सेम गोज विद द मोटर टॉर्क। ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन केस ऑफ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लाई व्हील लगाने के बाद ये जो फ्लक्चुएशन है वो देखो इस तरीके का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर मैं तुम लोग को इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट में बताऊं, 1 सेकेंड,
हेलो, हाँ मम्मी क्लास में है। हेलो, 1 सेकेंड। यस, तो मैं क्या बोल रही थी कि यहाँ पर देखो नीचे जो तुमको ग्राफ दिख रहा है उसमें लोड का फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। लोड इज सडनली इंक्रीजिंग, सडनली डिक्रीजिंग, देर इज अ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टॉर्क, sudden change of value of torque. But if we connect the flywheel, now the sudden change has came to this aspect. ठीक है, दिस इज द, ये जो सॉलिड लाइन में दिख रहा है दिस इज द स्पीड विदाउट द फ्लाईव्हील, और जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है दिस इज द स्पीड विद द फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील इस रेंज तक इसको लेकर के आता है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेके आता है। तो लोड फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। लोड फ्लक्चुएशन अगर रिड्यूस हो गया है तो अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ ड्रॉन बाय द मोटर इज कंट्रोल्ड एंड द मोटर का जो ऑपरेटिंग लाइफ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, सो नाउ फ्लाईव्हील कैलकुलेशन पर आते हैं। बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो हाउ विल वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील, मतलब कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस वैल्यू ऑफ जे का हमको फ्लाईव्हील यूज करना है वो हमको बताना होता है। ठीक है, so let us consider a flywheel attached to a variable speed motor to achieve load equalization. Let TL is the load torque, TM is the motor torque, TF is the torque of the flywheel. ठीक है, यहाँ पर अब तीन टाइप का टॉर्क है, अभी तक हमारे पास दो टॉर्क था। सो TL is the load torque, TF is the flywheel torque and TM is the motor torque. T0 is the no load torque. ठीक है, T0 जो है वो नो लोड टॉर्क है। ओमेगा जीरो इज द नो लोड स्पीड, ओमेगा इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, नो लोड के टाइम पे T0 और T ओमेगा जीरो आर द टॉर्क एंड द स्पीड ऑफ द मोटर। Omega is the motor speed at any instant of time and J is the moment of inertia of the flywheel, और यही J की वैल्यू एक्चुअली हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अगर मोटर का स्पीड जो है वो नो लोड के टाइम पे ओमेगा जीरो था और लोड के टाइम पे ओमेगा है, तो स्लिप विल बी इक्वल टू ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा। ठीक है, दिस विल बी द मोटर स्लिप। नाउ क्योंकि हमारे पास अब तीन टॉर्क है तो मोटर टॉर्क, लेटस फर्स्ट केस, यहाँ पर दो केस है। पहला क्या है, लेट अस कंसीडर दैट द लोड ऑन द मोटर इज इंक्रीजिंग, मोटर पे जो लोड है वो इंक्रीज कर रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्लाईव्हील विल डी एक्सेलरेट एंड इम्पार्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द लोड। ठीक है, लोड ऑफ द मोटर जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, लोड इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली हमको ज़्यादा मोटर से जो करंट होगा वो ज़्यादा ड्रॉ होगा। राइट, लोड इंक्रीज हो रहा है तो मोटर से जो करंट होगा वो ज़्यादा ड्रॉ होगा। तो इस केस में क्या होगा, फ्लाई व्हील अपना जो स्टोर्ड एनर्जी है वो लोड को प्रोवाइड करेगा बिकॉज द लोड इज इंक्रीजिंग। तो हम मोटर पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल करके फ्लाई व्हील का जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूज करेंगे टू बियर द इंक्रीज ऑफ द लोड। राइट, so the torque required to be supplied by the motor will be equal to Tm is equal to TL minus TF, यानी मोटर और फ्लाईव्हील मिल करके लोड को टॉर्क दे रहे हैं। अगर TF को इस साइड लेके जाएंगे तो मोटर और फ्लाईव्हील दोनों मिल करके लोड को टॉर्क दे रहे हैं बिकॉज द लोड टॉर्क इज इंक्रीजिंग। राइट, so the kinetic energy given by the flywheel when its speed reduced from omega 0 to omega is, kinetic energy is given by half j omega square। तो क्योंकि स्पीड तुम्हारा नो लोड से ओमेगा में चेंज हो रहा है तो स्पीड का स्क्वायर ये ऐसे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ j ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, सो इट विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
राइट। अब 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर के आए, सो दिस विल बिकम योर मीन स्पीड, और ये हो गया हमारा स्लिप, राइट। ये हो गया हमारा मीन स्पीड omega naught plus omega divided by 2, and this is your slip. So kinetic energy can be given as J into mean speed into slip. So K is equal to J omega S. ठीक है, this is your first derivation. Now power given out by the flywheel is equal to rate of change of kinetic energy. Power given out by the flywheel will be equal to rate of change of kinetic energy. So इसको d by dt of j omega s किया. Now your moment of inertia is constant, your speed is constant, what is changing is your slip, यानी कि नो लोड स्पीड से जो भी रिक्वायर्ड स्पीड पे तुम्हारा मोटर ऑपरेट करे दैट इज चेंजिंग विद टाइम. सो ds डिवाइडेड बाय dt. द फ्लाईव्हील टॉर्क TF will be equal to, ये पावर था, राइट. सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, या टॉर्क इज इक्वल टू पावर बाई ओमेगा. तो ये पावर था, इसको हमने ओमेगा से डिवाइड किया, सो यू विल गेट योर टॉर्क. तो इस जे ओमेगा डी एस बाई डी टी को हमने ओमेगा से डिवाइड किया, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, जे डी एस बाई डी टी, राइट. नाउ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन जे डी एस बाई डी टी इन दिस इक्वेशन, जो हमने पहले टॉर्क का इक्वेशन लिखा था, तो टी एफ यानी फ्लाईव्हील टॉर्क की जगह हम जे डी एस बाई डी टी लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नाउ इफ द स्लिप that is drop in the speed limited to 10%, then the slip is proportional to the motor torque. ये हमारा एक्चुअली स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से आता है कि याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं तुम लोग को, लेकिन अगर स्लिप की वैल्यू जो है वो कम होती है, इन केस मोटर स्पीड जो है वो बहुत कम चेंज हो रहा है, द स्लिप इज लिमिटेड टू अप टू 10% ऑफ द स्पीड, उस केस में जो होता है स्लिप इज प्रपोर्शनल टू द मोटर टॉर्क. ये हमारा इंडक्शन मोटर में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ाया गया था. इफ़ यू हैव फॉरगॉटन यू कैन गो एंड रीचेक. तो वहाँ पर यहाँ से हमारा आता है TM यानी मोटर टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू द स्लिप. सो यू कैन राइट S इज इक्वल टू K इंटू TM, राइट. Now Tm is equal to this, यहाँ से आया था हमारा. So S is equal to K into Tm, S की जगह हमने K into Tm सब्सटीट्यूट कर दिया. Now K is constant, K कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है K, तो K को हम बाहर निकाल सकते हैं. तो दिस इक्वेशन विल बिकम Tm is equal to TL minus J into K dTm by dt. ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आ गया. नाउ इसको इसको सब्सटीट्यूट किया है, dt को ऊपर लेके गए, jk को नीचे लेके आए, dtm डिवाइडेड बाई dtl माइनस tm, बिकॉज वी वांट टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू विल गेट log बेस e tl minus tm is equal to t divided by jk plus c, where c is the proportionality constant. Now at time t is equal to 0, अब फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन लगा रहे हैं इस इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 8.57, इसमें फाइनल और इनिशियल कंडीशन लगा रहे. तो एट t टाइम इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, द मोटर टॉर्क विल बी इक्वल टू द नो लोड टॉर्क, जो कि हमने T0 ऊपर लिखा था. मोटर टॉर्क विल बी इक्वल टू नो लोड टॉर्क विच इज इक्वल टू T0. सो Tm इज इक्वल टू T0, यहाँ पर हमने Tm की जगह T0 सब्सटीट्यूट कर दिया, T की जगह 0 अब सब्सटीट्यूट कर दिया. 0 डिवाइडेड बाई JK विल बी इक्वल टू 0. सो C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, C इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग TL माइनस नो लोड टॉर्क, राइट. अब C की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट दिस. अब इसके यहाँ से हम एक्चुअली हम J के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, J के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. सो यू हैव लॉग दिस, दोनों को एक साइड लेकर के आएंगे, तो TL माइनस
टी एम डिवाइडेड बाई टी एल माइनस ज़ीरो हो जाएगा, विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई जे इंटू के, माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई जे इंटू के। अगर यहाँ से जे की वैल्यू लेनी होगी तो हम दोनों साइड इस लॉग का बेस ई है तो इसका एक्सपोनेंशियल निकाल लेंगे। सो यू विल गेट e to the power minus t divided by jk is equal to tl minus tm divided by tl minus 0। अब इसके साइड अगर हम लोग log लेते हैं तो हम jk की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे फॉर टाइम t। ठीक है, तो ये हमने पहला केस कंसीडर किया फॉर जब हमारा स्पीड जो है लोड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। जब लोड इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिलीवर होगी, राइट। तुम्हारा फ्लाईव्हील जो है वो काइनेटिक एनर्जी को डिलीवर करेगा, और जब लोड डिक्रीज होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, तो सेकेंड केस इज नाउ कंसीडर दैट द लोड इज टोटली रिमूव्ड, लोड पूरा हटा दिया गया है और डिक्रीजिंग, द मोटर स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग and so the kinetic energy is stored in the flywheel. So hence the flywheel regains its normal speed, therefore the speed slip decreases, that is ds by dt। ये ऊपर हम लोग सॉल्व कर लिए थे, सारी चीज़ें ऊपर जो हमने किया वो सेम है, बस टॉर्क का इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। टॉर्क का इक्वेशन जो पहले था tm इज इक्वल टू t0 माइनस ts, अब वो tm इज इक्वल टू t0 प्लस tf हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर माइनस इसलिए था क्योंकि लोड टॉर्क जो है वो सपोर्ट कर रहा था यहाँ पर जो मोटर टॉर्क है, क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रहा है, सो इट विल गिव द एनर्जी टू द फ्लाईव्हील, इट विल गिव द एनर्जी टू द फ्लाईव्हील। सो ये हम ऊपर से ही डिराइव किया था, टी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। We know that slip is proportional to Tm, so you can again write S is equal to K into Tm। ठीक है, S की जगह K into Tm रख दिया, सेम तरीके से सॉल्व किया है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ये इक्वेशन चेंज हो गई है। बाकी जो ऊपर किया था केस 1 में वही सारी चीज़ें किया है नीचे भी। ठीक है, एंड देन यू विल इंटीग्रेट एंड यू विल गेट द इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिकली हमको ये इक्वेशन चाहिए केस 2 के लिए, केस 1 के लिए ऊपर हमने देखा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे फॉर योर फ्लाईव्हील। ये हम इतना जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, दिस इज डन फॉर व्हाट रीजन, दिस इज डन फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील। लेट अस सी वन एग्जांपल, वन न्यूमेरिकल, उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बार तुम लोग खुद से भी डेरिवेशन देख लेना, एक बार पेन कॉपी में बैठ करके लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मॉड्यूल 1 में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है तुम लोग का वो यही है, जो मेरे पढ़ाने लायक है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें तुमको डिफरेंट एप्लीकेशन और उनके मोटर्स के बारे में देखना है, तो वो एक बार रीडिंग लगा लेना। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट करना होगा। यू हैव योर मिड सेम, सेकेंड मिड सेम, अभी फर्स्ट मिड सेम भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ सो दैट कि थ्योरी पार्ट जो एकदम कम्प्लीटली थ्योरी है वो तुम लोग थोड़ा सा अपने से भी पढ़ लो। ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 15 HP 3-phase 8 pole and 50 Hz induction motor provided with a flywheel has to supply a load torque of 600 Newton meter for 10 seconds, followed by a no load during which the flywheel regains the full speed. The full load slip of the motor is 4% and the torque speed curve may be assumed linear over the working range। इसका क्या मतलब होता है? ये जो लिखते हैं ना कि द टॉर्क स्पीड कर्व में बी अज्यूम लीनियर ओवर द वर्किंग रेंज, दिस जस्टिफाई दैट कि स्पीड इज प्रपोर्शनल टू टॉर्क, स्पीड इज प्रपोर्शनल टू टॉर्क, यानी स्लिप इज प्रपोर्शनल टू टॉर्क। अभी जो हम इतने देर से ऊपर देख रहे थे, स्लिप इज प्रपोर्शनल टू टॉर्क फॉर 10% ऑफ द स्पीड चेंज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम वही कहना चाह रहे हैं कि द टॉर्क स्पीड कर्व मे बी अज्यूम टू बी लीनियर, यानी
S इज इक्वल टू के टी वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ जस्टिफाई हो सकता है. Find the moment of inertia of the flywheel if the motor torque is not to exceed twice the full load torque. यानी मोटर टॉर्क जो उसकी जो रेटिंग है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फुल लोड टॉर्क. उससे ज़्यादा हम मोटर टॉर्क को नहीं बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ इट्स रेटिंग. तो इस रेटिंग ऑफ मोटर के लिए और ट्वाइस ऑफ फुल लोड टॉर्क के लिए कितना कितने इनर्शिया का, कितने जे का हमको फ्लाईव्हील इस मोटर में लगाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. मोटर की और लोड की सारी डिटेल्स तुमको दी गई हैं. पावर दिया गया है 15 HP. ठीक है, लेट अस सॉल्व, लेट अस सी दिस सोल्यूशन. P0 इज इक्वल टू 15 HP. ठीक है, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू वॉट्स. 735 से मल्टीप्लाई किया. Now number of poles is given as 8, frequency is given as 50 Hertz, slip is given as 4%, right, 0.04 slip कर दिया. Time is given as 10 seconds. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है with a flywheel has to supply a load torque of 600 Newton meter for 10 second. तो flywheel का load torque मतलब load torque दिया हुआ है 600 Newton meter और टाइम दिया है 10 सेकेंड. मोटर टॉर्क तुमको दिया हुआ है, मोटर टॉर्क कैन बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क. पहले तो हमको फुल लोड टॉर्क नहीं पता है कितना होगा. ठीक है, तो तुमको फुल लोड टॉर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, पावर दिया हुआ है, पावर यूज करके हम लोग फुल लोड टॉर्क निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 120 F/P. सिंक्रोनस स्पीड आ गया हमारा. नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इनटू ओमेगा इज इक्वल टू पावर. स्पीड हमको पता है, हम ओमेगा निकाल सकते हैं 2πn/60 करके, राइट. ns की वैल्यू हमको पता है 750 RPM है. ओमेगा क्या होगा, 2πns डिवाइडेड बाई 60. वहाँ से हमको फुल लोड टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पावर बाई ओमेगा करके. ठीक है, पावर बाई ओमेगा किया, टॉर्क फुल लोड टॉर्क मिल गया हमको. ठीक है, सो फुल लोड टॉर्क मिल गया. नाउ फ्लाई व्हील का जो स्पीड होगा दैट विल बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस स्लिप. तो दिस विल बी फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर विच विल बी इक्वल टू 720 RPM. ये तुम लोग ऑलरेडी इंडक्शन मोटर में ये सब निकालना जानते हो, NS 1 माइनस S करके तुम लोग फुल लोड स्पीड निकाल सकते हो. नाउ दिस इज फुल लोड टॉर्क, ये ऑलरेडी निकाल चुके हो एट फुल लोड स्पीड. नाउ Tm इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क. फुल लोड टॉर्क की वैल्यू आ गई है, उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट मोटर टॉर्क. ठीक है, अब स्लिप स्पीड कितनी होगी, स्लिप तुमको पता है 0.04 है, सिंक्रोनस स्पीड पता है, तो स्लिप स्पीड निकाल लेंगे which comes to be 3.14 रेडियन पर सेकेंड. नाउ K इज इक्वल टू S/TFL. ये मैंने ऊपर जैसे बताया था हमने कि 10% ऑफ द स्पीड पे स्पीड चेंज पे हमारा लीनियर बिहेवियर टॉर्क और स्लिप के बीच में होता है. लीनियर बिहेवियर के लिए हम S इज इक्वल टू K इंटू T लिख सकते हैं, वेर T इज फुल लोड टॉर्क. तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज इन दिस इक्वेशन, जो हमने ऊपर डिराइव किया था इक्वेशन. ठीक है, उस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. हमारा जो स्पीड है वो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड विद फ्लाई व्हील हैज टू सप्लाई दिस 600 न्यूटन मीटर फॉर 10 सेकेंड बाई अ नो लोड ड्यूरिंग विच द फ्लाई व्हील रीगेन्स द फुल स्पीड. यानी स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग यानी लोड, इसीलिए यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन लिखा हुआ है, Tm इज इक्वल टू TL माइनस TF वाला. ठीक है, नाउ यू कैन टेक लॉग फ्रॉम लॉग एट बोथ द साइड. इसको Tm को उधर लेके जाएंगे तो Tm माइनस TL हो जाएगा. दोनों साइड लॉग पुट कर देंगे और तब तुम लोगों को वैल्यू ऑफ J यहाँ से डिराइव हो जाएगा. T की वैल्यू 10 सेकेंड्स दिया हुआ है, 10 को सब्सटीट्यूट कर देंगे. K की वैल्यू पता है, मतलब इसमें सारी वैल्यूज तुम लोग को मालूम है. लोड टॉर्क दिया हुआ है 600 है,
टीएम की वैल्यू यहाँ से निकाले, टीएम की वैल्यू, अच्छा 2 टाइम्स ऑफ टीएफएल करके टीएम की वैल्यू निकाली थी. सो दैट इज़ हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जे. ठीक है. तो बेसिकली मॉड्यूल 1 में तुमको तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यही था, कैलकुलेशन ऑफ साइज लोड इक्वेशन ऑफ फ्लाई व्हील्स. ठीक है. बाकी ब्रेकिंग, प्लगिंग एंड डायनेमिक ब्रेकिंग जो है ये नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक बार बता दूंगी, क्योंकि तुम लोग ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो. टॉर्क वर्सेस ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, ये सब तुम लोग ऑलरेडी इंडक्शन मोटर में पढ़े हो. जस्ट एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक बार रिवाइज करा दूंगी. ठीक है. सो फॉर द टाइम बिंग तुम लोग का टास्क ये है कि चैप्टर नंबर 10 में जाकर के पिल्लई वाली बुक में चैप्टर नंबर 10 जहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ड्राइव्स मेंशन्ड है, वहाँ पर जाकर के एक बार पढ़ भी लो, और अपने पर्पस से अगर नोट्स बना सकते हो तुम लोग तो बहुत अच्छी बात है, कि किस टाइप के ड्राइव्स के लिए कौन सा. और सारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना. ठीक है. शुगर, टेक्सटाइल, माइनिंग और स्टील, यही 4 पढ़ना है तुम लोग को. तो ये चारों यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में मेंशन्ड है, मैंने चेक किया है, चारों है. बस तुम लोग एक बार रीडिंग लगा लो और अपने मतलब का बस नोट्स, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा तो उस हिसाब से नोट्स बना लेना. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखेंगे. उसका भी कुछ न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल मैं करा दूंगी, सो दैट कि अभी पता नहीं है मुझे, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम तुम लोग का ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है. पहले ये यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन था, अभी ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है. तो कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग 1-2 न्यूमेरिकल भी दे दें ब्रेकिंग वगैरह पे. तो ब्रेकिंग का भी 1-2 न्यूमेरिकल देख लेंगे, और ये वाला तो फ्लाइविंग वाला तो मैंने करा दिया, तो एक बार इसको देख लेना खुद से, देन वी विल अगेन सी इट. कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. लेट मी टेक योर अटेंडेंस. मैंने जो वाइट बोर्ड पे पढ़ाया है उसके नोट्स मैं शेयर कर दूंगी. और ये जो पार्ट है फ्लाईव्हील वाला, उसका भी एक अलग से छोटा पीडीएफ बना करके शेयर कर देती हूँ, ताकि तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो. ठीक है. ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस. ओके, थैंक यू एवरीवन. एक बार पढ़ लेना जो पढ़ाया है. इन केस ऑफ एनी डाउट वी कैन डिस्कस. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी. सैटरडे मैं टाइम बता दूंगी. ठीक है. ओके, थैंक यू.